अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट से जरूर आगाह करते रहिए। मैं बिल्कुल मेक श्योर करूंगी। किसी ने मुझे कमेंट में लिखा कि आप जब कमेंट पढ़ लेती हैं तो आप उसको लाइक जरूर कर दिया करें। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और मैं बिल्कुल थम्स अप या एक वो हार्ट रिएक्शन में जरूर मेरा दिल करता है कि मैं सारे कमेंट्स पे किया करूं। बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कमेंट्स। आज आप देख रहे हैं अरशद शरीफ साहब की तस्वीर। हमारे मेंटोर थे, हमारे सीनियर, सिर्फ एक सीनियर नहीं, एक बड़े भाइयों की तरह थे। एक ऐसा शख्स हमारी इंडस्ट्री में जो कि सबकी, मेरे ख्याल से सबको अपलिफ्ट करना जानते थे और अपलिफ्ट करने ही मेरे ख्याल से इनकी एक तरजीह होती थी। कितनी ऐसी मिसालें मैं आपके सामने भी रखती हूँ, बल्कि इतने हमारे ऐसे कोलीग्स भी थे कि जिनको सिर्फ एक मोटिवेशन देने के लिए यूट्यूब के लिहाज से भी ये बड़ा इनकरेज करते थे। और क्या मतलब, इनकी तो क्या ही बात थी। अ, सिर्फ आपको ये कह कर के अगर आप 30 वीडियोस एक पूरे महीने में कर लें तो मैं आपको एक आईफोन गिफ्ट करूंगा। किस वजह से? उसमें इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अगले इंसान के लिए एक उसको रूटीन दे देना, उसको यूट्यूब के लिए कि अगर आपने 30 वीडियोस कर ली, नेचुरली यू जस्ट गेट इन द फ्लो। और इनकरेज ऐसा करना, ऐसे मोटिवेट करना कि वो खुद अपने पैसों से उनको मोबाइल देने के हवाले से बात करते थे। और जो जॉबलेस थे इंडस्ट्री में, उनको अपने प्रोग्राम, अपने प्राइम टाइम शो पे पावर प्ले जो उनका प्रोग्राम था, जो कि पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री का जो सबसे हाई पावर्ड और सबसे एक हेवी वेटेज, एक फुली लोडेड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पर मबनी वो जो प्रोग्राम था, जिसको कोई बीट नहीं कर सकता था, वो पावर प्ले शो पर अपने बिठाते थे लोगों को। वो तमाम जो, जिनको जाहिर है स्पेस जिनके लिए बड़ी चोक हो चुकी थी इस सिस्टम में, जो जॉबलेस थे। कितनी दफा तो ऐसा हमारे साथ भी हुआ कि जब मेरा भी एक स्ट्रगलिंग पीरियड था, तो उसमें मेरी स्टोरीज को, वो मेरी जो फैक्ट बेस्ड स्टोरी, क्योंकि हमेशा ये हमें गाइड यही करते थे कि आप फैक्ट्स पे अपने बात करें। और मैं जरा सामने आपके रखती भी हूँ कि किस तरह से, किस किस तरह से हमें गाइड करते थे। और सिर्फ ये कि मेरी वो स्टोरीज कभी कभार जो होती थी तो उसको अपने प्रोग्राम में हाईलाइट करना और उसको एक वेटेज देना, अ, बहुत ही मेरे ख्याल से कोई कमाल अप्रोच थी। एंड लोगों के लिए जो है उसको इनकार, लोगों को इनकरेज करके, जूनियर्स को इनकरेज करके मोटिवेट करते थे। और बहुत ही कम मेरे ख्याल से हमारे इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं ऑनेस्टली, कि जो आ, आपको वाकई में एक दिल से आप चाहेंगे कि आप आगे बढ़े और आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहेंगे। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि आपको पता है हर इंडस्ट्री में ही होता है ये हाल, टांगे खींचने वाले ज्यादा बैठे हुए होते हैं और कहीं ना कहीं से काट कर रहे होते हैं। लेकिन अरशद साहब के बिल्कुल ऐसा नेचर नहीं था। वो लोगों को जेन्युइनली आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे। मैं इनसे अक्सर पूछती थी कि अरशद साहब, आप कैसे ये ट्रोल्स वगैरह जो होते हैं, और मैं बहुत, क्योंकि जाहिर है टाइम्स यू फील वेरी टेम्पटेड टू रिस्पॉन्ड टू ट्रोल्स। सोशल मीडिया पे हर किस्म के कमेंट्स आते हैं, कभी कभार आप बहुत झुंझला जाते हैं कि ये क्या लिख रहे हैं। और गलीज किस्म की गुफ्तगू भी की जाती थी, ये सोशल मीडिया पे की जाती है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टोरी को डाउन प्ले करने के लिए और आपकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी को वो अटैक करते हुए आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, बहुत कुछ कहा जाता है। एंड देयर आर टाइम्स व्हेन यू फील एजिटेटेड एंड यू रियली वांट टू रिस्पॉन्ड टू दोस ट्रोल्स। लेकिन अर्शद साहब क्या कहते थे, मैं बल्कि आपको स्क्रीन पे भी दिखाती हूँ। अर्शद, आज मैंने ट्वीट भी इस हवाले से की थी कि अर्शद साहब हमेशा कहते थे कि कभी ट्रोल्स को रिस्पॉन्ड ना करो, नेवर रिस्पॉन्ड टू ट्रोल्स। ये जो सोशल मीडिया इधर उधर जो आके कमेंट्स करते हैं, ये आपकी एनर्जी जो है वो इन पे खर्च नहीं होनी चाहिए, इन पे सर्फ नहीं होनी चाहिए। आपकी एनर्जी जो है वो बहुत प्रोडक्टिव कामों के लिए आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। इनके ऊपर अपनी एनर्जी जाया नहीं करनी चाहिए। सो नेवर रिस्पॉन्ड टू ट्रोल्स, ऑलवेज रिस्पॉन्ड विद योर फैक्चुअल स्टोरीज। अरशद साहब का जो असासा था इस सहाफती इस शोबे में, वो उनकी वो स्टोरीज थी, वो एविडेंसेस थे, वो डॉक्यूमेंट्स थे। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो फाइल्स हैं, ये इनके जो ARY चैनल में जो इनका रूम था, ये वहां की तस्वीर है। और पीछे आप देखें वो कितनी सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। सो अरशद साहब की हर स्टोरी वाज बैक्ड बाय डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस। और वो जूनियर्स को भी यही तरगीब करते थे, हमें जिस तरह से गाइड करते थे कि सिर्फ और सिर्फ अपने फैक्ट बेस्ड स्टोरीज, यानी कि
योर स्टोरी शुड ऑलवेज बी बैक्ड बाय एविडेंस। आपका कोई ऐसी खबर बैकफायर ना करे, उसको सारे एंगल से वेरीफाई करना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स हो तो उसके बेसिस पे आप स्टोरी कर सकते हैं। स्टोरीज को भी छानबीन करना, अरशद साहब की तो मतलब क्या ही बात थी। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का तो मतलब एक वाहिद यही थे हमारी इंडस्ट्री में। अदरवाइज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इनके बाद तो मेरा ख्याल से वो एरा ही खत्म हो गया। और पाकिस्तान में आपको पता है कि जो सहाफत का इस वक्त हाल रह गया है। सो अरशद साहब ऑब्वियसली खटकते थे उन तमाम लोगों को कि जो परेशान होते थे, जो पीपल हु यूज्ड टू गेट नर्वस। और जाहिर है वो जिस तरह से करप्शन के स्कैंडल्स एक्सपोज करते थे, मंजर आम पर लेकर आते थे डॉक्यूमेंट्स के साथ। सो बहुत सारे लोगों को उन्होंने पिंच किया था, बहुत सारे लोगों को तकलीफ थी। ऑलवेज अहेड ऑफ द स्टोरी। अभी भी जब हम बातें कर रहे होते हैं और जब खबरें जो जिस तरह से सरफेस कर रही होती हैं, अरशद साहब कर चुके होते हैं, वो स्टोरीज कर चुके, वो इतने सालों से जो उनकी सहाफत चली आ रही थी। सो सबके लिए एक मशल राह जरूर है। और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने भी रिसेंटली अरशद साहब के नाम पर जो यूनिवर्सिटी के क्याम का और बनाने का जो फैसला किया है, उसको बहुत सराहा गया। हम भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 3 साल पहले अरशद साहब के लिए पाकिस्तान की सरजमीन कैसे तंग की गई। तो आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब अरशद साहब की वालदा से ताज़ियत के लिए गए। और जब उनसे मिलने के लिए गए, उनकी फैमिली से मिले, तो जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उन्होंने हमें बताया कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अरशद साहब की वालदा के पैरों पे जाके बैठे और उनसे मिल के उन्होंने कहा कि आपको कोई भी काम हो तो आपने मुझे बताना है, मैं आपके बेटों की तरह हूँ। तो अरशद साहब की वालदा ने उनसे कहा कि आपने जो यूनिवर्सिटी बनाने का अरशद के नाम पर ऐलान किया है, आप उस यूनिवर्सिटी को ज़रूर बनाइए। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि अगर तो इन्होंने मुझे रहने दिया, तो मैं ज़रूर इस यूनिवर्सिटी को बना के रहूँगा। और साथ-साथ ये भी अरशद साहब की वालदा ने कहा कि मेरे 2 ही बेटे थे और दोनों शहीद हुए। ये इतनी बड़ी तकलीफ है और वालदा इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग खातून है। बिल्कुल मेरे ख्याल से अरशद साहब अपनी वालदा पे, अपने वालिद साहब पे गए हैं, जो हम वालिद साहब का भी सुनते हैं। इंतहाई स्ट्रॉन्ग खातून कि हम उनसे मिलते हैं, वो अब भी इतने प्यार से मुस्कुरा के अरशद साहब का ज़िक्र करती हैं। 2 बेटे और दोनों बेटे शहीद, जवान। अ, I seriously can't begin to imagine the pain the whole family goes through। और ये हर दिन की तकलीफ होती है। जब साल में जब ये माँ अप्रोच करता है अक्टूबर, तो ये नेचुरली एक बहुत तकलीफ दे महीना है। उनकी वाइफ सुमैया भाभी से जब हमारी बात होती है, जब भी बात होती है, अरशद साहब का ही जिक्र होता है। तो अरशद साहब को फ़ोटोग्राफ़ी का शौक था, अरशद साहब को खाने-पीने का बहुत शौक था। और उनके घर में अक्सर हम लोग ने आंटी के हाथ के बने हुए खाने बड़े एन्जॉय किए हैं। अरशद साहब का जो एक हम लोग सबका एक कॉमन जो इंटरेस्ट था, वो थे पेट्स, डॉग्स स्पेशली। मेरे पास एक टाइम पे जर्मन शेपर्ड और लैब्राडोर्स रखे हुए थे हमने घर में। और लैब्स और जर्मन शेपर्ड्स में हुआ ये कि एक जर्मन शेपर्ड मेरे पास जब आया तो वो लिम्प करके आ रहा था, उसके पैर में गालिबन गिर गया था उसको ट्रांसपोर्ट करने में ही। सो वो मेरे पास जब आया तो उसके हाथ शायद फ्रैक्चर्ड था। जो लगा वैसे बड़ा प्यारा था, मैंने जाके उसको प्लास्टर वगैरह करा दिया। आई प्लान टू कीप इट। इवेंचुअली उसको 8-9 महीने के बाद कोई डिस्टेंपर वायरस हो गया एंड इट पास्ड अवे। जब अरशद साहब को पता चला कि जी लीना का जर्मन शेपर्ड, क्योंकि वो बड़ा हो गया था, तो अरशद साहब ने कहा लीना का जर्मन शेपर्ड है? नहीं, मर गया है? अच्छा। अरशद साहब के पास मेरे ख्याल से इस्लामाबाद के जो बेस्ट जर्मन शेपर्ड्स, वो अरशद साहब ने रखे हुए थे। सो अरशद साहब ने फौरन ही बंदोबस्त करवाया एंड वहां से मेरे पास एक अरशद साहब ने जो हमें दिया एक जर्मन शेपर्ड फीमेल, बेला। आप उसकी तस्वीरें देखें, खूबसूरत एक मेंबर हमारे घर का। और ये बेला जो है, और वेरी एग्रेसिव लेकिन वेरी आल्सो वेरी फ्रेंडली विद द फैमिली मेंबर्स। सो ये एक ब्यूटीफुल गिफ्ट था जो अरशद साहब ने हमें दिया था। आई स्टिल रिमेम्बर उन्होंने एक ब्लैक बेल्जियन शेपर्ड लिया था। तो जिस दिन वो बेल्जियन शेपर्ड उनके घर पहुंचा था तो ही कॉल्ड अस ओवर। हम उनके घर गए तो हमने जाके उसको, वो छोटा सा एक बेल्जियन शेपर्ड आया था, आज को वो बेल्जियन शेपर्ड खूबसूरत, इतना बड़ा ह्यूज। और सारे उनके डॉग्स जो है वो जाहिर है अरशद साहब यूज्ड टू लुक आफ्टर देम रियली वेल। उनके पास रॉट वाइलर्स भी थे
और जर्मन शेपर्ड्स भी उन्होंने रखे हुए हैं, अभी भी बहरहाल उनके पास ये ब्रीड्स मौजूद है, बट द बेस्ट जर्मन शेपर्ड्स इन इस्लामाबाद ऑब्वियसली वर विद अरशद साहब। सो याद आते हैं बड़े, कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि मरना तो है ही इंसान ने, तो बेहतर है कि आप सच बोलकर मरें, मुनाफकत ना करें, झूठ का सहारा ना लें, सच बोले, डिटर्मिन्ड रहें। सच जो है इट लास्ट फॉर एवर। ये झूठ जो है वो नहीं चलता, मुनाफकत भी नहीं चलती, बहुत जल्दी लोग जो है वो एक्सपोज भी हो जाते हैं, डिस्क्रेडिट भी हो जाते हैं। सच के साथ रहे, सच के साथ आपने बहुत कुछ डिफिकल्टीज भी फेस करना है, लेकिन आपका ज़मीर बड़ा मुतमईन रहेगा। फिर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब आज इमरान खान साहब से मिलने के लिए वो अडियाला जेल गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैरेलल पिटीशन चल रही थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा से डायरेक्टिव्स इशू किए, बड़ा भरहमी का इज़हार भी किया कि क्यों नहीं उनके हुक्मनामे पे एक तो अमल दरामद हो सकता है, और हो रहा है। तो जेल सुपरिटेंडेंट भी मौजूद थे, उन्होंने कहा जी मेरे पास लिस्ट ही नहीं आई, मतलब ये भी अनोखे कोई जेल सुपरिटेंडेंट है। सोहेल आफरीदी साहब के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जी वही उन्होंने रेटरेट किया कि जो ट्यूसडेज और थर्सडेज की मीटिंग है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। सो ये भी अजीब बात है कि मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर, मतलब कोर्ट्स के ऑर्डर, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि कोर्ट्स के ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी और कोई कोहराम, कोई वावेला नहीं मचेगा। मतलब इतने कन्वीनियंटली फ्लाउट हो रहे हैं कोर्ट ऑर्डर्स। This is also the first time we are actually witnessing all of this. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहरहाल कह दिया सोहेल आफरीदी साहब को, उसके बावजूद भी उनको मिलने नहीं दिया गया। सो मच सो कि उन्होंने धरना दे दिया। उन्होंने कहा मैं अवाम के पास कल से जा रहा हूँ और अवाम की अदालत में जो है वो मैं अपना मुकदमा उनके सामने रखूंगा। और अब बहरहाल ऐसा लग रहा है कि उनको जानबूझ के प्रोवोक या एजिटेट किया जा रहा है सोहेल आफरीदी साहब को। कोई रिएक्शन दें, रिएक्शन में आके, क्योंकि वो उनकी पहली तकरीर में था कि मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, सो उनको जानबूझ के इस नहज पर लाने पर मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि अब कोई जवाब नहीं मिलता कि आप इमरान खान से उनके पार्टी लीडरशिप की मुलाकात ना करवाने दें। एक सूबे की जहां पर इमरान खान की पार्टी इस वक्त हुकूमत में है, आप उसकी पार्टी लीडरशिप की, पार्टी क़यादत की मुलाकात इमरान खान से ना करवाने दें। कॉन्विक्ट उस वक्त नवाज शरीफ भी थे जब पूरी पूरी काबीना लंदन चली जाया करती थी, वो समन करते थे और एग्जीक्यूटिव के मामलात में एक कॉन्विक्ट ऐसे मदाखलत कर रहा होता था लंदन से बैठ के, उसमें कोई बुराई या कोई उसमें एक परेशानी या प्रॉब्लम नजर नहीं आती थी। लेकिन आज को हमें बताया जा रहा है, नून लीग बता रही है कि क्योंकि इमरान खान एक कॉन्विक्ट है, अडियाला जेल में बैठा है, लिहाजा इमरान खान सियासत में कोई रोल नहीं प्ले कर सकता। सो हमें बता रही है नून लीग कि रियासत अब समझती है कि इमरान खान की का सियासत में जो है वो रोल नहीं होना चाहिए, उसकी सियासत में जो है वो में अब कोई कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आनी चाहिए। सो उसमें हर तरह से ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जाएंगे। ये भी समझ से बालातर है, क्योंकि इतनी सख्त रवैया हमें रियासत का भी माजी में तो नहीं नजर आया। जब नवाज शरीफ अगर कन्विक्शंस का सामना कर रहे थे, ये हालात तो बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने भी नहीं फेस किए थे कि इतने सारे मुकदमात उनके सर पे थोप दिए जाए। जिस तरह से इमरान खान, उजैर बलोच जो बिलारी गैंग वॉर का सरगना, उजैर बलोच तक, ये कल की खबर थी, उजैर बलोच पे भी 74 के करीब केसेस थे और 63 वगैरह में उसकी बेल हो गई है, बरी हो गया है वो, और क्विट हो गया है। और इसके साथ साथ अभी सिर्फ 12-13 कोई पीछे एक पड़े हुए हैं। सो उजैर बलोच से ज्यादा खतरनाक आपने ऐसा बज़ाहिर तो ऐसा बना दिया इमरान खान को, क्योंकि उसने जितनी सेंचुरीज मार ली हैं केसेस की, पता नहीं क्या आप शो करना चाह रहे हैं, क्योंकि पॉपुलैरिटी तो आप जितना कुछ उसके साथ ऑपरेशन कर रहे हैं, अवाम तो उसके साथ ही खड़ी है। लिहाजा जितना खौफ है, और अब तो बाकायदा तौर पे ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि पीटीआई वो दरख्वास्त दे तो इमरान खान को जमान पाक या बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए। सो पीटीआई कहती है कि ये हमें नॉन सीरियस एक स्टेटमेंट नजर आती है। बैरिस्टर गौहर खान साहब आज मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा नॉन सीरियस स्टेटमेंट। तो पार्लिमानी उमूर का जो वजीर है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वो ये टेबल कर रहे हैं कि पीटीआई दरख्वास्त दे दे, हम बता देंगे कि हम कितना संजीदा है बनी गाला इनकी मुंतकली के हवाले से। बट पीटीआई एसएस के ये इंतहाई एक नॉन सीरियस स्टेटमेंट है। बिल्कुल कोई इंटरेस्टेड नहीं है इनको दरख्वास्त देने के हवाले से, और बिल्कुल आउटराइटली उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। सो ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 4.5 करोड़ आबादी का जो ये सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, इसमें एक इंतजामी और एक सियासी बहरान तो ऑब्वियसली इस वक्त नजर आ रहा है। क्योंकि अगर
वज़ीर आला जो नौ मुंतखब वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब, वो कैबिनेट अभी तक फॉर्म नहीं कर चुके हैं। उनके उस हवाले से उनको मशावरत करनी है, रहनुमाई चाहिए इमरान खान साहब की, वो उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे मशावरत करके वो नाम डिस्कस करना चाहते हैं। सो ये लिंगर ऑन आप कब तक कर सकते हैं इस किस्म के हालात में, और जहाँ पर आप कैबिनेट नहीं फॉर्म हो पा रही है, ये इंतज़ामी उमूर जो है वो एक स्टैंड स्टिल पे नज़र आएँगे, और गवर्नेंस और डिलीवरेंस पे ही नेचुरली बात आएगी। और दूसरी बात ये कि ये जो इंतज़ामी और एडमिनिस्ट्रेटिव और जो फाइनेंशियल सर्वाइवल है, वो एट स्टेक नज़र आता है कि जब अगर आप एक अदम ताउन देखें वफ़ाक और जो सूबे के दरमियान है, और बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि वफ़ाक ने ये जो अदम ताउन की पॉलिसी है, यही डिसाइड कर लिया कि यही चलाना है, क्योंकि जिस किस्म की तनकीद और चार्जशीट एक नज़र आ रही है केपी गवर्नमेंट के खिलाफ, जिस किस्म के बयानात वफ़ाक की तरफ से नज़र आ रहे हैं, सोहेल आफरीदी साहब से मुतालिक बाकायदा उनको दहशतगर्द और इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। सो ये सब हमें बता रहे हैं कि कोऑपरेट तो किसी सूरत भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ नहीं करना, कि ये ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं कि जहाँ पर आइन की खिलाफ वर्जियाँ, जहाँ पर अदालती ऑर्डर्स को फ्लाउट होता हुआ हम जिस तरह से देख रहे हैं, विच अगेन सीम्स टू बी अ न्यू नॉर्म फॉर द करंट सेटअप। ये कब तक इस तरह से मामलात को सस्टेन कर सकेंगे? लेट्स सी। आपसे कल मैं ज़रूर बात करूँगी अगले वीलॉग में। जो अली तरीन साहब ने पीएसएल मैनेजमेंट को जिस तरह से एक सबक सिखाया है, जो उनको नोटिस भेजा गया है और उन्होंने जो एक अपॉलजी की वीडियो की है, आप ट्विटर पे उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और कमेंट से भी आगाह कीजिएगा, और उसके बाद हम अगली वीडियो में इस पे ज़रूर बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन ज़रूर आगाह कीजिए।